दोस्तों बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आज का हमारा 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफॉर्म का कर चुके हैं। यदि वो वाला नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप पहला पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न है कि ताजे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यानी कि लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ताजे पानी की जो कि सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, ये कहाँ पर स्थित है। देखो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर स्थित है। यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि लेक सुपीरियर है, ये कहाँ पर स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी हम यदि क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसका क्षेत्रफल जो है ये 82,100 वर्ग किलोमीटर कितना है, ये 82,100 वर्ग किलोमीटर है। यह झील जो है यूएसए यूएसए हो गया, उसके बाद कनाडा हो गया। यह झील जो है यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। यह झील जो है यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। वही प्रश्न पूछ दे आपसे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यदि पूछ दे तो यह बुलर झील हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वही एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी यानी कि खारे पानी की झील जो है ये कौन सी है। देखो, खारे पानी की झील सिंपल पूछ रहे तब ये हो जाएगा राजस्थान में। वही पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी यानी कि तटीय झील जो कि कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील है, ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जो कि खारे पानी का एक लेगुन झील भी है। यहाँ पर हम बात कर ले तो नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। यहाँ पर जो है नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है, जो कि चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। देखो, ये एम एस सुब्बा लक्ष्मी क्या हो जाएगा, एम एस सुब्बा लक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बा लक्ष्मी जो ये प्रथम भारतीय महिला है जो यूएनए में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ठीक है, और इसका संस्थापक जो है यानी कि मतलब क्या कहते हैं, प्रशंसक जो होता है ये महात्मा गांधी था। ठीक है, महात्मा गांधी, समझ सकते हैं कौन था, ये महात्मा गांधी था। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कम से कम 2 बार जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त किया है। देखो, ये मैडम क्यूरी क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। मैडम क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त राज्य से की 1903 में, कब, 1903 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में तथा 1911 में मैडम क्यूरी जो है रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलेनियम की खोज किया था। ठीक है, पोलेनियम का खोज किया था। और मैडम क्यूरी की बेटी और दामाद को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसे भी याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था। सत्याग्रह का नेतृत्व जो है यह किसने किया था। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व ये सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था, यह जो है सरोजिनी नायडू ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ जो है किसने किया है। पर्दा का शुभारंभ जो है यह किसने किया है। देखो, भारतीय रंगमंच पर यानी कि यवनिया पर्दा का शुरुआत की हम बात कर ली, यूनानियों ने किया था। किसने किया था, यूनानियों ने जो है किया था। यूनानियों ने जो है किया था, यूनानियों ने किया था। भारत में संगीत की शुरुआत सामवेद से होता है, इसे भी याद रखना है। भारत में संगीत की शुरुआत जो है
ये कहाँ से होता है? तो संगीत की शुरुआत जो है ये कहाँ से होता है? ये सामवेद से होता है, इसे भी याद रखना है, सामवेद से होता है। भारत में संगीत की शुरुआत जो है ये सामवेद से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे जो है ये प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार जो है किसे जो है प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? देखो ये दामोदर माठजो को किसको किया गया है? ये दामोदर माठजो को जो है यह पुरस्कार जो है प्राप्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से है? किस देश के संविधान से है? देखो ये ऑस्ट्रेलिया देश की संविधान से है। किस देश की संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसे भी याद रखना है। सांसद का जो क्या कहते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होता है, इसका अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संविधान के अनुच्छेद 108 को थोड़ा हम बात कर ले। संविधान 108 में इसका वर्णन जो कि किया गया है, ठीक है। संविधान 108 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान के कुछ मतलब स्रोत भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से जो है जैसे सामवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन इसको लिया गया है, ठीक है। और रूस की हम बात कर ले, जैसे एक रूस से भी लिया गया है। तो रूस से क्या लिया गया है? जैसे देखो रूस से मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। वही पूछ दे कि अमेरिका से क्या क्या चीज लिया गया है। देखो अमेरिका से जैसे मूल अधिकार हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, वित्तीय आपात हो गया, ये सभी जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जैसे हम बात कर ले ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से जैसे कि विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। और ये सभी जो है आर्टिकल 108 के तहत में आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म जो है ये कौन सी है? देखो ये अरेबिका क्या हो जाएगा? अरेबिका, ठीक है। अरेबिका। भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस्म की दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। चाय जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में चाय, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भारत में चाय की खेती होती है, यानी कि चाय जो है वहां पर उगाया जाता है। और ब्राजील विश्व में, पूरे विश्व की बात कर ले तो विश्व में जो है ब्राजील जो एक ऐसा देश है जहां पर कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। कॉफी जो होता है एक गर्म पेय पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है? एक गर्म मतलब पेय एक पदार्थ होता है। और सबसे ज्यादा जो है ये ब्राजील में उगाया जाता है कॉफी। देश का नाम पूछ दे तो ये ब्राजील, ठीक है। किस देश में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? ये ब्राजील में होता है। और चाय का पूछ दे भारत में तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को ही जन्म दे दिया? हरित क्रांति को ही जन्म दिया है। देखो हरित क्रांति को तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया वह हरित क्रांति के रूप में जो कि पारित किया गया, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि की हम बात कर ले, इसका अवधि जो था 1961 से 1966 ईस्वी के बीच में
माना जाता है। जब भारत की चीन और पाकिस्तान के युद्ध में लड़ाना पड़ा, भारत जो है सूखा और अकाल का समय रहा था उस समय। इसी समय गहन कृषि कार्यक्रम और गहन पशु कार्यक्रम शुरू भी किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य जो है ये क्या होता है। अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य जो है ये क्या होता है। अवमूल्यन का मूल्य लक्ष्य जो है ये क्या होता है। देखो, अवमूल्यन का लक्ष्य जो बात कर ले तो ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना। क्या होता है, ये जो है निर्यात को बढ़ावा देना। देखो, भारत में अब तक 3 बार रुपया का अवमूल्यन किया जा चुका है। भारत में अब तक 3 बार जो है रुपया का अवमूल्यन किया जा चुका है। वही पूछ दे कि डेट प्रथम, दूसरा, तीसरा, पूछ देता है। तो प्रथम जो है ये 1949 में किया गया है, और दूसरा जो है 1966 ईस्वी में किया गया है, और तीसरा की हम बात कर ले तो 1991 ईस्वी में जो रुपया का अवमूल्यन जो है ये भारत में किया गया है। ठीक है, रुपया का अवमूल्यन जो है कितने बार किया गया है, 3 बार किया गया है। एक तो 1949 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1991 ईस्वी में किया गया है। और बात कर ले कि सबसे ज्यादा किस देश में रुपया का अवमूल्यन हुआ है, ये चाइना में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ये चाइना में जो है बहुत बार जो है रुपया का अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है, और भारत सरकार ने 1991 में दो बार मुद्रा का अवमूल्यन किया था, जिसे एक बार ही गणना किया जा चुका है। ठीक है, इसमें जो है 2 बार किया गया, लेकिन एक बार ही इसको माना गया है भारत में। लेकिन चाइना में बहुत बार जो है रुपया का अवमूल्यन जो है किया जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है ये क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का ये कारण जो है क्या है। देखो, इसका मुख्य कारण हो जा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या होता है, ये अपर्याप्त उत्पादन का क्षमता होता है। देखो, भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी है। वही पूछ दे कि भारत में कौन सी बेरोजगारी है, तो सबसे अधिक जो है ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। और कृषि में छपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी होती है। और भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी ये शहरी क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षित बेरोजगारी है। इसको भी याद रखना है। वही पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है ये कौन सी बेरोजगारी है, तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। भारतीय संविधान ने भारत को जो है किस प्रकार से जो है वर्णित किया है, किस प्रकार से वर्णित किया है। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है, तो यह एक राज्य का संघ के रूप में जो है ये वर्णित किया गया। अपना भारत जो है यह एक राज्यों का संघ है। ठीक है, यह जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत राज्यों का संघ इसलिए है क्योंकि राज्यों को केंद्र ने बनाया है। ठीक है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, लेकिन राज्य ने केंद्र को नहीं बनाया है। ठीक है, इसका मुख्य कारण हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर में। प्रश्न क्या है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उच्च पर किस समय सीमा में कार्य संपादित ना कर सके, कार्य ना कर सके। देखो, यदि वो 14 दिन में कार्य ना कर सके तब। ठीक है, 14 दिन में यदि वो कार्य नहीं कर सकता है तब जो कि संपादन ना कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई की पटेल की तुलना जो है किससे की जाती थी, किससे जो है ये की जाती थी। देखो, इसका तुलना जो है ये बिस्मार्क से किया जाता था।
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है बिस्मार्क से किया जाता था। देखो, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया और वह महान राजनीतिज्ञ भी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया है। ठीक है, और देशी राज्यों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। भारत में प्रथम, वही पूछ दे, एक प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो कि ये कौन रहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही रहा था। तो कौन रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जो है भारत में प्रथम गृह मंत्री भी और प्रथम और उप प्रधानमंत्री भी, ये कौन रहा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे थे। और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसको जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि नेताजी नेताजी इंडियाज क्या है? नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्क्यूएस पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? इस पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? देखो, इस पुस्तक का लेखक की हम बात कर ले तो इसका लेखक जो है ये डॉक्टर कल्याण कुमार डे। कौन था? डॉक्टर कल्याण कुमार डे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो होता है ये किसका माप होता है? ये जो है किसका माप होता है? देखो, ये जो है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का अनुपात होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो कौन सी रीट जो है ये जारी किया जाता है? कौन सा रेट जो है यहाँ पर जारी किया जाता है? देखो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है ये रीट जारी किया जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के हनन होने पर न्यायालय में एवं उच्चतम न्यायालय में रीट जारी किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो है यह मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखो, नाभिकीय ऊर्जा दिवस जो है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, गांधी गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? देखो, गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक जो है ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 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 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण में किसान आंदोलन जो है ये कब हुआ था? अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए और क्या कहते हैं अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग ये चंपारण की धरती पर ही किया था। और महात्मा गांधी का जन्म की हम बात कर ले तो महात्मा गांधी का जन्म जो है ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो काठियावाड़ के यानी कि पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है ये स्थित है किस देश में स्थित है? देखो, यहाँ पर बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना में स्थित है। ठीक है, ताकला मकान मरुस्थल जो ये कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। ठीक है, चाइना में।
ये मंगोलिया में जो है क्या कहते हैं, गाबो का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, गाबो का, मंगोलिया में जो गाबो मरुस्थल स्थित है। चलिए, और एक प्रश्न पूछा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो ये कौन सा है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन सा, ये सहारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो ये कौन सा है, ये सहारा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यह तथा यह 10 देशों में विस्तृत है। यह जो केवल 10 देश में ही विस्तृत है। और विश्व के मरुस्थल और संबंधित देश की क्षेत्र की हम बात कर ले, जैसे गोवी, थार, क्या कहते हैं, ग्रेट सेंचुरी, विक्टोरिया, सिमर, ये सभी आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को जो है क्या कहा जाता है। देखो, कार्टोग्राफी क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को जो है कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र के विज्ञान कार्टोग्राफी में मानचित्र की विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है क्या होता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है ये क्या होता है। देखो, मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। क्या होता है, मुद्रा का मूल्य जो होता है ना वो घटता है। मुद्रा का मूल्य जो होता है ये घटता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है। आईएमएफ की पूंजी जो है यह किसके योगदान से बनती है। देखो, सदस्य राष्ट्र क्या हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। ठीक है, देखो ये इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो 1944 में हुआ था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ये 1944 में ब्रिटेन बुडापेस्ट सम्मेलन में हुई थी। और 27 दिसंबर 1945 को प्रभाव में ये आया था। और इसमें 190 देश, कितना, 190 देश जो कि शामिल था। ठीक है, आईएमएफ में जो है 190 देश जो है इसमें शामिल था। चलिए, और भारत विश्व बैंक का सदस्य देश भी रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखना है अपना भारत। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है कहाँ पर स्थित है। देखो, ये हैदराबाद में, कहाँ पर स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है ये 1976 में, कब, 1976 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। और कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। इसको भी याद रखना है, कृषि विभाग का। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। देखो, ये तापीय बिजली का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तापीय बिजली का भारत में कुल लगभग जो है 67%। ठीक है, 67% जो कि बिजली तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। भारत में कोयला में सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। और कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। और पीट कोयला घटिया कोयला होता है। ठीक है, पीट कोयला जो है ये घटिया कोयला होता है। और कोयला को काला हरा हीरा भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है, कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये कौन था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये कौन था।
देखो, जब स्वतंत्रता के माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये जेबी कृपलानी, कौन था? जेबी कृपलानी, जे जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी था। कौन था? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी था। और 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन का गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टामी सीतारामैया थे। कौन था? सीतारामैया। ठीक है, तो इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 27 नंबर में। यहाँ से प्रश्न ज्यादा करके जो पूछा जाता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? लोकसभा से कितनी होनी चाहिए? देखो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? ये 25 वर्ष। देखो आपको हम बताते हैं, आपको बारीकी से याद रखना है। यदि आप राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप राज्यसभा हो गया विधान परिषद से यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु जो है ये 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए यदि आप राज्यसभा और विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तब। अगर यदि आप ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप ग्राम पंचायत से जैसे मतलब हो जाता है, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत जैसे मुखिया क्या होता है, यदि इससे आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका आयु जो है ये 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष जो है ये होना चाहिए यदि आप ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं तब। देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यदि आप राज्यपाल हो गया, यदि आप राज्यपाल हो गया, उसके बाद जैसे राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, यदि इस तीन में से किसी एक से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु जो है यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। फिर से हम बता देते हैं कि यदि आप राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इसके लिए यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु जो है यहाँ पर 35 वर्ष जो है ये रखा गया है। ठीक है, अगर यदि आप विधानसभा के उम्मीदवार, ठीक है, कि न्यूनतम आयु की हम बात कर ले, यदि विधानसभा की यदि आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु जो है यहाँ पर 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। कितना? ये 25 वर्ष। ठीक है, तो इस सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। देखो ये महात्मा गांधी ने बताया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि यह मन है? बल्कि यह मन है, किसने कहा था? देखो यह कथन जो है गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने यह कथन कहा था। गांधी जी ने कहा कि, और एक और भी कथन कहा था, गांधी जी ने भी कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। ये भी कथन किसने कहा है? गांधी जी ने ही कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। और गांधी जी ने अन्याय, अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा, ये भी कहा है। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा भी किया है, जो कि कब किया है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब जो है क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है किसने और कब किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? ये 8 अगस्त 1942 को किया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किया था। ठीक है, जो कि बॉम्बे की ग्वालियर टैंक से किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने
और कौन सा नारा दिया है? देखो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया है? तो ये गांधी जी ने ही दिया है। ठीक है, गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया है। और मेरा जन्म जीवन ही मेरा दर्शन है, इसका नारा भी गांधी जी ने ही दिया है। तो सभी को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम से जो है ये किया गया था? देखो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है यह किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि सांसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे जो है यह अधिक नहीं होना चाहिए? किससे जो है यह अधिक नहीं होना चाहिए? देखो ये 6 महीने के भी मतलब ज्यादा मतलब जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किया जाता है। ठीक है, भारत में जो है एक वर्ष में जो है 3 सत्र जो है ये आयोजित किया जाता है। प्रथम, ठीक है, प्रथम की हम बात कर ले तो बजट सत्र। ठीक है, प्रथम हो गया बजट। और दूसरा की हम बात कर ले तो दूसरा जैसे मानसून सत्र होता है। ठीक है, मानसून मानसून सत्र होता है। और तीसरा की हम बात कर ले तो तीसरा तीसरा जैसे शीतकालीन शीतकालीन सत्र, यानी कि 3 बार होता है। भारत में एक वर्ष में 3 बार जो है सत्र आयोजित किया जाता है। ठीक है, और सत्र में विधेयक पारित भी किया जाता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर विधेयक पर कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और भारत में संसदीय प्रणाली है, इसे भी याद रखना। और संसदीय प्रणाली का जनक जो है किसे माना गया है? ये ब्रिटेन को माना गया। ठीक है, किसके मतलब लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि संसदीय प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया अपना भारत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए जो यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। देखो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है एक कैलाश मंदिर है। ठीक है, एलोरा में जो है एक कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, एक कैलाश मंदिर है एलोरा में, इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। इसको भी याद रखना है कुछ देर के लिए कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था, कौन? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो कि किया गया था। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार यानी कि तानसेन का मूल नाम जो है ये क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो कि तानसेन था, उसका मूल नाम जो है ये क्या था? उसका मूल नाम जो है ये क्या था? देखो उसका मूल नाम जा मतलब कि हम बात कर ले तो ये राम तनु पांडे। क्या हो जाएगा? ये राम तनु पांडे। ठीक है, देखो अकबर ने दरबार में रहने वाला तानसेन का मूल नाम जो है ये राम तनु पांडे रखा था। ठीक है, तानसेन का। और इसका तानसेन जो है स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, ये जो है ना किसका शिष्य था? ये राम तनु पांडे इसका नाम रखा गया। लेकिन ये तानसेन ये जो किसका मतलब जो है शिष्य था? ये स्वामी हरिदास का। ठीक है, स्वामी हरिदास का, इसे भी याद रखना है। किसका शिष्य था? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का शिष्य था तानसेन। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी।
देखो 1935, ठीक है, 1935 अधिनियम, 1935 अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम। चलिए, अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के 7 पेगाड़ो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? महाबलीपुरम के 7 पेगाड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के एक साक्षी है? संरक्षित कला का क्या है? एक साक्षी है। देखो ये पल्लवों ने किया है। किसने किया? ये पल्लवों ने किया है। पल्लवों ने भारत के दक्षिण में पल्लव वंश ने कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया है, ठीक है। और ये नरसिंह वर्मन प्रथम, एक था नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम, ठीक है, ये महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तट मंदिर के नाम से मानो उसको जाना जाता है, तट मंदिर के नाम से महाबलीपुरम में किसने बनाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर की। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? देखो ये लॉर्ड केनिंग। कौन था? ये लॉर्ड केनिंग। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो ये लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी था, ठीक है। ये लॉर्ड केनिंग जो है ये प्रथम वायसराय भी था, इसे भी याद रखना है, प्रथम वायसराय। और प्रथम भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी में केनिंग के समय आया था ये, ठीक है, केनिंग के समय में आया था। चलिए, अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? महात्मा बुद्ध जो है यह किस वंश से था? महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से था? देखो ये शाक्य वंश से, ठीक है, शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके पिता जो है क्या था? शुद्धोधन शाक्य गुण के मुखिया थे, जो कि माता महामाया कोलबिया वंशीय था, ठीक है, कोलबिया वंश से माता इसका बिलोंग करती थी। और बुद्ध के जीवन के संबंधित 5 जो कि महा प्रतीक है, जैसे जन्म का इसका चिन्ह जैसे कमल सांड हो गया, ठीक है, तो उस चिन्ह की हम बात कर ले। और गृह त्याग घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान की हम बात कर ले पीपल के नीचे हुआ था। और निर्माण की हम बात कर ले तो पद चिन्ह हो जाएगा। मृत्यु जो ये स्तूप हो जाएगा। देखो इसका चिन्ह की भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए हम बता दिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? कभी भी जो है नहीं मिलेगी, कभी भी जो है नहीं मिलने वाली है। देखो ये श्रीनगर को जो है कभी भी नहीं मिलने वाली। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें उन्हीं स्थानों क्षेत्रों पर मिलती है जिसकी स्थिति ग्लोब पर यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो कि स्थित होता है, सिर्फ उसी को मिलता है। और ये श्रीनगर जो है ना 23.5 डिग्री यानी कि एन, ठीक है, नॉर्थ में मतलब जो है उत्तरी स्थित है, इसलिए जो है यहाँ का कारण जो है मतलब क्या कहते हैं, किरणें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और ये श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर, ये श्रीनगर की हम बात कर ले तो श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। और ये श्रीनगर, एक और प्रश्न पूछा जाता है, श्रीनगर जो है ना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है श्रीनगर, ठीक है, राजधानी भी है श्रीनगर। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक
में दर्ज की गई थी? किस दशक में जो है यह दर्ज किया गया था? देखो ये 1941 से 51, सॉरी 1951 ये नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? तो यह जो है 1911 से 21 में किया गया था, ठीक है। 1911 से लेकर 21 में किया गया था। भारत में जनगणना भारत में जनगणना सर्वप्रथम जो है ये 1872 में। भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में अधिक आबादी वाला देश जो है, यानी कि जो है मतलब क्या कहते हैं, पूरे मतलब आबादी वाला देश की हम बात कर लेते हैं, चाइना आ जाएगा, ठीक है, चाइना। और भारत की आबादी की हम बात कर ले 2027 में चीन से अधिक हो जाएगी, इसको भी याद रखना है। 2027 में जो है ना अपना भारत जो है चाइना को दाव देगा, टारगेट लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय है, अजैव और नवीकरणीय है। देखो ये जल, ठीक है, जल संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा होता है, ठीक है। क्या होता है ये? तापीय, मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक, यानी ये तो जल हो गया लेकिन तापीय, ठीक है, तापीय ऊर्जा हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये तापीय ऊर्जा हो जाएगा, जो कि भारत में तापीय ऊर्जा में कोयला का विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, ठीक है। और विश्व में लगभग 71% भाग पर ये जल फैला है, ठीक है। 71% भाग पर जो क्या है, खाली जल ही जल है। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 41 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है ये नहीं आता है। देखो ये पानीपत, रोहतक, खुर्जा ये आता है, लेकिन यहाँ पर मथुरा जो है ये नहीं आता है, ठीक है। मथुरा जो है ये नहीं आता है, मथुरा। देखो दिल्ली के साथ साथ हम बात कर ले, दिल्ली के साथ साथ जैसे कि दिल्ली तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के साथ साथ हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुल 24 जिला, कितना जिला? 24 जिला, जो कि मिलकर भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का गठन करता है। किसका गठन करता है? ये एनसीआर का क्या करता है? ये गठन करता है, जिसमें से हरियाणा में 14 जिला, हरियाणा से जो है 14 जिला हो जाएगा, राजस्थान से 2 जिला हो जाएगा और उत्तर प्रदेश से 8 जिला हो जाएगा, ठीक है। ये सभी मिलकर 24 जिला जो कि एनसीआर राष्ट्रीय क्या करता है, मतलब इसको गठन करता है। चलिए और भारत में वर्तमान में भी 28 राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी याद रखना, बहुत कैंडिडेट ये भी नहीं जानता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को जो है बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। देखो ये गोदावरी को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ये गोदावरी को। देखो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर ले, ये गोदावरी नदी जो होता है ना, गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर, कितना है? 1465 किलोमीटर इसकी यति है। और बात कर ले भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी नदी होती है? गंगा नदी होती है, ठीक है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? ये गंगा नदी होती है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, जो कि भारत में बहती है। और गंगा नदी जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी जो है जैसे गंगोत्री हो जाएगा, ग्लेशियर से क्या होती है? गंगा नदी जो ये निकलती है।
चलिए अगला प्रश्न कि तंजानिया की राजधानी जो है ये क्या है? तंजानिया की राजधानी जो है ये क्या है? देखो तंजानिया की राजधानी ये डोडोमा होता है, डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या होता है? ये डोडोमा होता है। और ये नैरोबी क्या है? नैरोबी ये जो है केनिया की राजधानी है। ठीक है, केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। और ये कंपाला, कंपाला जो है किसका राजधानी है? युगुंडा, युगंडा का राजधानी क्या है? ये कंपाला। और ये लूस्का, ठीक है, ये लूस्का जो है ये किसका राजधानी है? लूस्का। तो ये जाम्बिया का, किसका? ये जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? ये लूसुका, क्या है? लूसाका, क्या है? लूसाका, क्या है? जाम्बिया की राजधानी लूसाका। और नैरोबी ये केन्या की, और काम्पाला युगांडा का। चलिए अगला प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से ये अलग किया गया है? किसके द्वारा जो है एक दूसरे को जो है यह अलग किया गया है? एक दूसरे को अलग किया गया है। देखो ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया। किसके द्वारा किया गया? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। देखो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, जो कि ग्रेट चैनल निकोबार से इंडोनेशिया को क्या करता है? अलग करता है। ग्रेट चैनल जो है ये निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि क्या कहते हैं? बेरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, अंडमान में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न कि कंप्यूटर के लिए आईसी नीब आमतौर पर बनाए जाते हैं। आईसी जो है किसका बनाया जाता है? आईसी जो होता है ये किसका बनाया जाता है? देखो आईसी जो होता है किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन का बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन का। कंप्यूटर के लिए आईसी जो है ये सिलिकॉन का बनाया जाता है। कंप्यूटर का जनक जो है किसे माना जाता है? ये चार्ल्स डॉर्ड, क्या कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह है जो कि भारत का है। चलिए अगला प्रश्न है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल जो है यह किस तिथि को जो है मनाया जाता है? हर साल जो है किस तिथि को मनाया जाता है? देखो 21 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल जो है 21 अगस्त को जो है मनाया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि 22 सर क्या कहते हैं? मार्च 2022 में, ठीक है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेंट अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो है किसने जीता है? किसने जो है यह जीता है? देखो ये भारत ने जीता है। कौन जीता? ये अपना भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किसे एवेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाने की घोषणा किया गया है? दिए जाने की घोषणा जो है ये किया गया है। देखो ये डेनिस पार्नल सुलीवन को किया गया है। डेनिस पार्नल सुलीवन को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, किसमें किया गया? पंचायती राज जो है किसमें सम्मिलित किया गया है? देखो ये राज्य सूची में किया गया। किसमें किया गया है? ये राज्य सूची में जो है किया गया। पंचायती राज्य सूची में जो है सम्मिलित किया गया। पंचायतों को संविधान के 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में और राज्य की सूची प्रविष्ट किया गया है, जो कि 5 विषय दिया गया है। ठीक है, इसको 5 विषय में कन्वर्ट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का जो है ये निर्णय लिया है? मनाने का निर्णय लिया है। देखो ये मौलाना अब्बुल कलाम आजाद, क्या हो जाएगा? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म की हम बात कर लेती है 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 11 नवंबर को ही जो क्या कहते हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म भी हुआ है, तो इसीलिए जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी था, इसीलिए जो है मनाया जाने लगा है। ठीक है, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए, चलिए अगला प्रश्न जो कि 51 नंबर में प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या करती है? परावर्तित करती है। देखो ये आयन मंडल करती है। कौन करती है? ये आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए। आयन मंडल जो होता है ये संचार मंडल के लिए क्या होता है? आदर्श मंडल होता है। ठीक है, संचार संचार मंडल के लिए क्या होता है? ये एक आदर्श मंडल होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मतलब जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो कि वो सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। देखो यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी थार्मोसेटिंग, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये थार्मोसेट क्या कहते हैं, थार्मोसेटिंग जो होता है ना, ये नायलॉन से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? नायलॉन से। चलिए, अगला प्रश्न है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो जल जो होता है, ये जल जल और पेट्रोल एक दूसरे के क्या होता है? अमिश्रणीय होता है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है, इसीलिए जो है इसका मतलब जो ये होता है ना कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस की गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? देखो हीलियम गैस का प्रयोग जो है ये अदाहा के लिए जो है किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस जो ये अदाहा होता है। गैस की गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है अदाहा गैस होता है। हीलियम का गुण की हम बात कर ले, जैसे हीलियम का गुण की कुछ हम यदि बात करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। देखो इसका उपयोग जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है, वायुमंडलीय गुब्बारा में किया जाता है, और यह ब्रह्मांड में 24% पाया जाता है। ठीक है, 24% हीलियम। चलिए, अगला प्रश्न कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस जो है ये कौन सी है? फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं? किस गैस का प्रयोग करते हैं? देखो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, और ये मीथेन जो होता है, मीथेन गैस बायोगैस में लगभग जो है ये 65% रहता है। बायोगैस में ये जो है कितना रहता है? 65% रहता है। ठीक है, 65%। और एथिलीन गैस जो होता है, ये एथिलीन गैस भी पकाने में काम आता है फलों को। और गाजर में वजह से कि एक मतलब गाजर होता है, ठीक है, गाजर में विटामिन ए जो है बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में, इसलिए जो जो विटामिन ए से मतलब पीड़ित होता है उसको डॉक्टर जो कहता है गाजर उजर मतलब ज्यादा खाने के लिए कहता है। ठीक है, जिसको मतलब रतौनी तंदौरी हो जाता है ना, उसी को। चलिए, अगला प्रश्न है कि माणिक्य यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? या जो है किसके जो है ऑक्साइड है? देखो ये एल्युमिनियम का जो है ऑक्साइड होता है, या जो है एल्युमिनियम का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। और ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में मतलब जो है परिवर्तित किया जाता है। देखो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है। किस ऊर्जा में होती है? यह जो विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको दो भाग में बांटा गया, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा में। ठीक है, और विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत मोटर ये क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर। चलिए अगला प्रश्न है कि युष्टोकिनेका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? इस्टो इस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में जो है यह स्थित होता है? देखो यह कान में स्थित होता है। ठीक है, कान में। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है एस्टेपिज की हड्डी होती है। एस्टेपिज की हड्डी होती है जो कि कान में ही पाई जाती है। ठीक है, कान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? यदि मनुष्य को एक ही आंख होता तो क्या होता है? देखो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन जो है ये कौन सा है? रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन जो होता है, ये विटामिन जो है ये कौन सा है? देखो ये विटामिन के। ठीक है, विटामिन के रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के होता है। और विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करता है। और विटामिन के वसा में घुलनशील है और इसलिए रासायनिक नाम इसका हम बात कर ले तो फिलो क्या कहते हैं, इसी तरह का एक मतलब होता है फिलोक्विनोल। ठीक है, फिलोक्विनोल होता है। और लाल रक्त कणिका की आयु की हम बात कर ले, लाल रक्त कणिका जो एक होती है उसकी आयु जो होती है ये 100 से लेकर 120 दिन की होती है। ठीक है, लाल रक्त कणिका की आयु। और श्वेत रक्त कणिका की आयु जो होती है 3 से 4 दिन होती है, 3 से 4 दिन। ठीक है, और बात कर ले हम विटामिन सी की, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्बी नामक रोग होता है। और ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से रिकटेकस, ठीक है, रिकेटस एक नामक रोग होता है, रिकेटस। ठीक है, और विटामिन डी जो होता है सूर्य की रोशनी यानी कि मतलब ये प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी में जो सबसे ज्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कौन सा जो है सही मेल है? देखो ये हाइपोटेंशन, दिल का धर्रा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनियता तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए जो है कौन जो है ये सही है? कौन जो है ये सही है? देखो उनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ जो है बदलता रहता है। उसका तापमान जो होता है ना वातावरण के साथ क्या होता है? बदलते रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ जो है ये क्या होता है? देखो यह एक सूची RNA होता है। क्या होता है? RNA। एड्स जो है HIV, ठीक है, HIV एक रिट्रो वायरस है जिसका अर्थ है कि यह रेशीय RNA को अपनी आनुवांशिक सामग्री के रूप में ले जाता है। और एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग की प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त हो जाती है, जिससे HIV वायरस एड्स के लिए जिम्मेदार क्या होता है? हो जाता है। ठीक है, और HIV संक्रमण रक्त मतलब रीतियों को हो सकता है, जैसे कि उसको जो है ना
मतलब रक्त दान होता है और असुरक्षित यौन संबंध, ये सभी मतलब जो है उसमें मतलब लक्षण देखने को मिल जाती हैं। दूषित रक्त दान हो गया, संक्रमित सुइया जैसे ताले की उपकरण हो गया, सुइया, ये सब भी हो जाता है। और यौन संबंध मतलब कुछ हो जाता है, ये सभी जो है एड्स का मतलब जो है क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक सूची RNA। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रडार के आविष्कारक जो है ये कौन था? क्या कहते हैं, रडार का आविष्कारक जो है ये कौन था? देखो, इसका आविष्कारक जो है ये A H टेलर एवं लियो सी यंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो, रडार का उपयोग देश की सीमा हो गया, ठीक है, जैसे सीमा, देश की सीमा, देश की सीमा हो गया, दिशा हो गया, दिशा हो गया, दूरी हो गया, गति हो गया, जहाज और मोटर वाहन हो गया, अन्य वस्तु को पहचान करने के लिए जो रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भारत का राजेंद्र रडार जो है काफी उन्नत किस्म की है। ठीक है, भारत का राजेंद्र एक रडार है जो कि क्या है, काफी उन्नत किस्म का एक रडार है, राजेंद्र रडार, इसको याद रखना है भारत में। चलिए, अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है ये क्या है? खाने का सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम जो है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सिर्फ बाई लगा दो। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र की हम बात कर ले तो NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और खाने की कुल ऊर्जा का 10%, कितना, ये 10% शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, मात्र 10%। चलिए, तो इसके आंसर की हम क्या बताए थे? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, अगला प्रश्न है कि परमाणु पाइल क्या है? परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु मतलब पायल का प्रयोग जो है ये कहाँ पर होता है? देखो, इसका प्रयोग जो है ये ताप नाभिकीय संचलन के लिए प्रचालन में होता है, यानी कि ताप का नाभिकीय संलयन के क्या करते हैं, प्रचालन में होता है परमाणु पायल का प्रयोग। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है, इसको भी याद रखना है, परमाणु ऊर्जा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जैसे लौंग कहाँ से ये प्राप्त होता है? लौंग जो है ये कहाँ से जो है ये प्राप्त होता है? लौंग, लौंग जो है कहाँ से प्राप्त होता है? देखो, फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है ना, ये फूल की कली से प्राप्त होता है। इलायची की पहाड़ी केरल में होता है। ठीक है, इलायची, इलायची की मतलब पहाड़ी कहाँ पे होती है? केरल में होती है इलायची, केरल में इलायची होती है केरल में। ठीक है, और बड़ी इलायची सबसे अधिक भारत के सिक्किम में उत्पादन होती है। ठीक है, बड़ी इलायची। और ये भारत में जो है ना, केरल को जो है ना, केरल को, ये केरल ही जो है, केरल, भारत में केरल को मसालों का घर कहा जाता है। भारत में केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का घर कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन भी जो ये केरल में ही होता है। तो ये जो फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहा जाता है? कोलाइडी विलयन बना लेता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? देखो, उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? जलरागी कोलाइडी, जलरागी कोलाइडी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है कि गामा किरणें क्या होती है? गामा किरण जो है ये क्या होती है? गामा किरणें, देखो, ये रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित मतलब जो है ऊर्जा किरण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गामा किरणें जो है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित एक ऊर्जा युक्त किरण होता है।
और रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे अल्फा हो गया, अल्फा बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर की, एक अणु ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। देखो ये 38 अणु एटीपी जो है ये प्राप्त होती है, ठीक है, 38 अणु एटीपी, एटीपी प्राप्त जो है होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। खरपतवार जो है ये किसका निम्न जो है स्रोत है, स्रोत है। देखो ये आयोडीन का किसका होता है, ये आयोडीन का, समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और खाने वाला नमक जो कि सोडियम क्लोराइड होता है का आयोडीन का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग जो है ये होता है। देखो सामान्य 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से जो है ये क्या कहते हैं, क्वाइस्योरकर रोग होता है, ठीक है, क्वाइस्योरकर, वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, क्वाइस्योरकर, ठीक है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग, मेरा अस्मरस हो जाती है। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत की हम बात कर ले, जैसे इसका मुख्य स्रोत क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का मुख्य स्रोत सभी जानते हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, कली बादाम हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, सब मतलब जो होता है। और मानव शरीर का लगभग जो है 15% इतना, ये 15% जो होता है भाग प्रोटीन का ही बना होता है, 15% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है। अच्छा एक प्रश्न जो होता है कि दूध का रंग जो उजला क्यों होता है। देखो ये केसिन के कारण होता है, ठीक है, दूध का रंग जो क्यों उजला होता है, केसिन के कारण होता है। और मक्का में जो क्या पाया जाता है, देखो मक्का में जीन पाया जाता है, जीन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 73 नंबर में प्रश्न है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किससे जो है जल मतलब जो है शीर्ष तक जो है पहुंचता है। देखो यह जो है दारू के द्वारा पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है, ये दारू के द्वारा जो है ना ये पहुंच जाता है, ठीक है, दारू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर की, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को जो है क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। और एक पोम एक होता है पोमोलॉजी, ठीक है, याद रखना है पोमोलॉजी, ठीक है। ये पोमोलॉजी में जो है ना फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में। और कास्मेग्राफी में विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलकर जो है कौन सा अम्ल बनाता है। देखो ये H2CO3 क्या बनाता है, ये H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बन क्या कहते हैं, डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जैसे कि कार्बन अम्ल बनाता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का प्रश्न जो कि हम क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म बुक का जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट को किए हैं, जो कि 2 नंबर प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, 2 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फिर से करेंगे 3 नंबर प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।